Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we have to do, what we are required to do in today's session, we had to do, we had to continue the kinds of adverbs as we completed the adverb of manner in the last session. I hope you remember. And in today's session, we have to continue with adverb of time. But we were supposed to do adverb of time today, but one thing is remaining in adverb of manner, that is its position, which is also very important for your exam perspective. So first of all, we will be learning how you have to place an adverb of manner in a particular statement. Then we will moving back to other kinds of adverbs. Okay, so let us start, guys. So position of adverbs of manner, which is very important. Like if you have a statement and there is a place and you need to recognize whether the place of adverb of manner in that particular statement is correct or not. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप पे क्वेश्चन भी बनते हैं एंड एरर स्पॉटिंग एरर भी बनते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ पोजीशंस हैं, मतलब ज्यादा नहीं है और ये भी कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा भी है कंपैरेटिवली, बट करना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर, विच कलर would be suitable. पिंक ले लेता हूँ, लेट अस सी हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड। ठीक है, तो पोजीशंस का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई आपको एक स्टेटमेंट दी गई है एंड आपको क्या करना है, आपको एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लगाना है उस स्टेटमेंट में। लाइक सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ऐसे ही नहीं कहीं भी लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है। एक रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब यू हैव टू प्लेस एन एडवर्ब ऑफ मैनर इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही देखेंगे। सबसे पहले है पोजीशन नंबर वन। पोजीशन नंबर वन क्या कहता है, लेट्स सी। कहता है कि भाई एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, यहाँ पे एक आपको नया कंसेप्ट दिख रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो बताना जरूरी है, बट आई नीड टू टेल यू दिस थिंग इन दी वर्ब सेशन, बट बताना जरूरी है जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस होता है। बिकॉज अब यहाँ पे आ गया है तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक्सेप्ट दिस यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि वो वर्ब्स जो रिक्वायर करता है एन ऑब्जेक्ट हेड। ठीक है, उनके बाद तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनको आगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई एट, ठीक है, आई एट। अब यहाँ पे मेरे को बताना जरूरी है कि आई एट व्हाट। ठीक है, मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया। ठीक है, अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही बोल रहा हूँ कि भाई आई एट, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो दैट स्टेटमेंट वुड बी मीनिंगलेस। व्हाई? बिकॉज एट जो वर्ब है, विच इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब ईट, तो उसके आगे एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक व्हाट और हु। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ड ऐसा आएगा जो व्हाट या हु का आंसर करेगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अब ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, दोबारा नहीं बताऊंगा। बट ये ध्यान रखो कि इन ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, दैट स्टेटमेंट वुड बी मीनिंगलेस। तो आई एट कुछ भी लिख दो, एप्पल। ठीक है, तो एप्पल क्या एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके आगे आना जरूरी है एप्पल, विच इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप अब समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है विच डजंट हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अहेड। ठीक है, तो जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, आई स्लेप्ट। ठीक है, अब स्लेप्ट के बाद बताना जरूरी नहीं है आगे, आगे मतलब कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स विच आंसर व्हाट या whom। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। तो आई स्लेप्ट का मतलब क्या हो गया, मैं सोया। तो आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। तो पता भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने खाया, तो आगे बताना जरूरी है मैंने क्या खाया, है ना, व्हाट का आंसर देना जरूरी है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ आई स्लेप्ट, तो ये यहीं भी कंप्लीट हो गया कि भाई मैं सोया, आगे कुछ जरूरत ही नहीं है किसी वर्ड की, लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती है जिनके बाद लाइक स्लीप, जिनके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इस पे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो हमेशा, अगर सेंटेंस के अंदर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो इमीडिएटली उसके बाद, इमीडिएटली का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन है। ठीक है, एक ए है, तो अगर मैं बोलता हूँ इमीडिएटली ए के बाद
बी होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ ए के बाद, अगर मैं बोलता हूँ ए के बाद, ठीक है, तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इमीडिएटली बाद, तो ए के एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि भाई अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको प्लेस करना है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जैक्टली बाद आपको प्लेस करना पड़ेगा। लाइक ओवर हियर, ही रैन क्विकली टू द स्कूल गेट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है बहुत तेज, ठीक है, जल्दी से कहाँ, स्कूल गेट की तरफ भागा। अब इस केस में रैन क्या एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके इमीडिएटली बाद लगाना बहुत जरूरी है। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर की, कैसे भागा, क्विकली भागा। ठीक है, जॉर्ज स्विम्स वेल। जॉर्ज स्विम करता है, स्विम करता है, ठीक है, कैसे करता है, वेल करता है। ठीक है, तो स्विम एक तरह का क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वेल यहीं पे ही लगाना जरूरी है, इमीडिएटली आफ्टर दी वर्ब स्विम। ठीक है, उसके बाद अवर प्लैनेट, सॉरी प्लांट है, अवर प्लांट ग्रू वेल, कि भाई हमारा जो प्लांट है वो अच्छा उगा। ठीक है, उसने अच्छी ग्रोथ की। तो अब यहाँ पे ग्रू क्या हो गया, एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इमीडिएटली बाद लगा दो क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रांजिटिव वर्ब्स पहले नहीं देखी, इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज वर्ब्स, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस एक बार देखना है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स दे दो, देख लो, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देख लो। बहुत इजी पीजी है, यू विल बी एबल टू गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद है पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड ईदर, ईदर बिफोर दी ट्रांजिटिव वर्ब। अब आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, अगर सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये तब आपको लगाना है एडवर्ब ऑफ मैनर व्हेन यू हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो क्या करो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, या तो ईदर, ईदर मतलब दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। ठीक है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लगा दो, ठीक है, या अगर वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो लगा दो। और होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, otherwise the sentence would be completely what, meaningless, है ना। तो ये कहता है, पोजीशन नंबर 2 कहता है कि इफ यू हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस, तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, तो क्या करना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या तो ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगा दो, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगा दो, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लगा दो। ठीक है, जैसे ही नोइंगली रॉट ऑल दी रॉन्ग आंसर्स, कि भाई उसने जानबूझ के, ठीक है, सारे आंसर्स गलत लिखे। अब इस केस में तुम्हें ध्यान रखना है कि ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, रॉट, रॉट मतलब ये किसका फॉर्म हो गया, राइट का, राइट मतलब लिखना, क्या लिखा, क्या लिखा। ठीक है, तो राइट एक तरह का क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद बताना जरूरी है क्या लिखा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन वर्ड व्हाट। ठीक है, तो ये कहता है कि या तो ट्रांजिटिव वर्ब जैसे प्रेजेंट है उसके पहले लगा दो एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि यहाँ लगा रखा है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, ये है ऑल दी रॉन्ग आंसर्स, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लगा दो। ठीक है, यू हैव अ चॉइस इन दिस, ही रॉट ऑल दी रॉन्ग आंसर्स नोइंगली। तो अब देखो, यू हैव अ चॉइस इन द पोजीशन नंबर 2, कि भाई अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगा दो, क्या लगा दो, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद लगा दो, लाइक ओवर हियर। ठीक है, दोनों का सेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बट द स्ट्रक्चर इज अ लिटिल डिफरेंट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आई होप यू गॉट इट। चलिए, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 क्या कहता है, इफ देयर इज अ प्रेप। प्रेप का मतलब क्या हो गया, अगर प्रेपोजिशन है सेंटेंस के अंदर बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रेपोजिशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले, पहले अगर कोई, जैसे ये वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस किया जाता है इमीडिएटली बिफोर द प्रेप। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी उसके इमीडिएटली बिफोर आपको क्या करना है, चिपकाना है किसको, एडवर्ब ऑफ मैनर को, या आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ लगा दो, यानी कि वर्ब, ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन, देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये है, तो आपको क्या करना है, इफ देयर इज अ प्रेपोजिशन है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, आपको क्या करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द प्रेप, या तो यहाँ लगा दो, ठीक है, या आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या यहाँ लगा दो। तो पोजीशन नंबर 3 में भी आपके पास दो चॉइस है, ये वाली और ये वाली। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस मोर। ठीक है, बिकॉज अब कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आगे, नाउन और प्रोनाउन के सिंपल सिंपल नहीं होंगे जैसे। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ब्लेमिंग इंग्लिश। ठीक है भाई, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, बट व्हाट हैपेंस, यू डू नॉट डू द वर्क,
व्हिच इज नीडेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, दैट इज व्हाई यू ब्लेम इंग्लिश। तो ये नहीं करना है। और वैसे भी सरकारी नौकरी का सवाल है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर गिविंग योर टाइम टू द लेक्चर्स, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी नो व्हेन यू थिंक कंटेम्पलेटिवली अबाउट इट। कंटेम्पलेटिवली का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ध्यान से, ठीक है। व्हेन यू थिंक वेरी डीपली, ठीक है, कि मतलब जब आप वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसे गहराई में सोचते हो, उसे कंटेम्पलेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो यही है। अभी कह रहा है कि लेट मी नो व्हेन यू थिंक, मुझे बताना जब तुम इसके बारे में बड़े ध्यान से सोचोगे, बड़ी गहराई से सोचोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्रपोजिशन कहाँ है। सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया ये। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी? ऑब्जेक्ट की, ठीक है, नहीं, प्रपोजिशन की बात करी थी पहले। वर्ब के बाद प्रपोजिशन कहाँ है? अबाउट, ये हो गया प्रपोजिशन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इट। ऑब्जेक्ट क्या है? इट। तो ये यही बोल रहा है पोजीशन नंबर थर्ड कि इफ यू हैव अ वर्ब, अगर वर्ब है आपके पास, ठीक है, उसके बाद वर्ब के बाद प्रपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है? ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, या तो इमीडिएटली बिफोर ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बिल्कुल पहले लगा दो। जैसे तुमने लगा दी कंटेम्पलेटिवली को अबाउट से पहले। लेट मी नो व्हेन यू थिंक कंटेम्पलेटिवली अबाउट इट, ये भी सही है, ठीक है। या क्या करो, आप क्या करो, बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या था? ये था, ठीक है। लेट मी नो व्हेन यू थिंक अबाउट इट कंटेम्पलेटिवली, है ना। तो ये क्या हो गया? वर्ब, ये हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आपने बाद में लगा दी आखिर में क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दो आपके पास चॉइस है अब भी, ठीक है। या तो प्रपोजिशन से पहले लगा दो, या क्या करो, ऑब्जेक्ट से बाद में लगा दो, ठीक है। अगर आ गया है समझ तो आ ही गया होगा, बिकॉज बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए अब आगे करते बढ़ते हैं। पोजीशन नंबर फोर। पोजीशन नंबर फोर क्या कहता है? पोजीशन नंबर फोर कहता है, गिव मी अ मोमेंट, ये आज स्क्रीन थोड़ी सी पीछे ग्रीन है ना। चलिए, तो उसके बाद है पोजीशन नंबर फोर क्या कहता है? इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? एम है क्या हेल्पिंग वर्ब? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? व्हेन अ वर्ब हेल्प्स अनदर वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो क्या होता है? वो हेल्पिंग कहलाती है। ये जो कंसेप्ट है ये वर्ब में हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, बस सिंपल, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होगा? उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। और उस सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होगी इन द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस के अंदर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस करना है बिटवीन बोथ द वर्ब्स। बोथ द वर्ब्स का मतलब क्या हो गया? ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये है मेन वर्ब, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो आपको क्या करना है? जो दो वर्ब होगी, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक मेन वर्ब हो गई, इन दोनों के बीच में आपको प्लेस करना है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बोल रहा है। जैसे आवर प्लांट डिड नॉट कॉन्टिन्यूसली ग्रो। हाँ, अब इस केस में ये हो गया एक हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई व्हिच इज शोइंग द पास्ट, है ना। डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई व्हिच इज शोइंग द पास्ट। मेन वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई ग्रो। मेन वर्ब क्या हो गई? ग्रो। अब ये क्या है? एक तरीके से ग्रो क्या है? एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब है। ग्रो के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे? अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है, और आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज ग्रो इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इन दोनों के बीच में तुमने क्या कर दिया? इन दोनों के बीच में तुमने लगा दिया कॉन्टिन्यूसली, दैट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कि हमारा जो प्लांट है कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं किया, है ना। तो ये नॉट से कंफ्यूज मत होना, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, दैट इज व्हाई आई मेंशनड इट, ठीक है। नॉट का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, नॉट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वी वर क्वाइटली टॉकिंग टू अवर सीनियर्स। अब तुम्हें बात ध्यान रखना है, एक ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इससे क्या पता लगा है कि भाई ये क्या है? पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब हो गई ये टॉकिंग, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। अब आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद है। ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि आगे ऑब्जेक्ट है। अवर सीनियर जो है ऑब्जेक्ट तो है, बट इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट इमीडिएटली वर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ पे जो अवर सीनियर्स है वो इमीडिएटली टॉकिंग के बाद में नहीं आ रहा, विच इज अ वर्ब। ये इमीडिएटली किसके बाद आ रहा है? प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। तो अब ये जो मतलब फ्रेजेस है अवर सीनियर्स, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये टॉकिंग का नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है?
टू का है विच इज अ प्रपोजिशन, तो कंफ्यूज मत होना। तो एक ये वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, दोनों के बीच में आपने क्या डाल दिया, क्वाइटली डाल दिया विच इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए बाकी बढ़ते हैं, पोजीशन नंबर 5 देखते हैं। समटाइम्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वही हो गया कि भाई कभी-कभार क्या होता है, आपको सेंटेंस में वर्ब दिया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो बताओ कौन-सी वर्ब हो गई है? अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ट्रांज़िटिव वर्ब हो गई, बिकॉज़ ट्रांज़िटिव वर्ब ओनली एक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट अहेड, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, कभी-कभार क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से पहले आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दिख सकता है। ये वही बात कर रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है? जैसे ही एरोगेंटली, सॉरी, एरोगेंटली लिखा ना, थोड़ा-सा लाइट पड़ रही थी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट पज़ल्ड। ही एरोगेंटली स्लैप्ड हिज ब्रदर। यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि भाई ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हो गया ट्रांज़िटिव वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये पोज़ीशन नंबर 5 क्या आता है, समटाइम्स कभी-कभार आप क्या कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर को इसके वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पहले रख सकते हो, ठीक है? तो वही किया है, एरोगेंटली को वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया। कि भाई उसने घमंड में आके अपने भाई को थप्पड़ मार दिया। चलिए, ये वाला है मैक्रो। मैक्रो एक तरह का नाम है। मैक्रो कंफ्यूजिंगली टुक द रॉन्ग ग्लास ऑफ वाटर, कि भाई उसने कंफ्यूजन में आते हुए गलत पानी का ग्लास उठा लिया। ठीक है, तो मैक्रो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये है वर्ब, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, नाम हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पहले आप लगा सकते हो एडवर्ब ऑफ मैनर कंफ्यूजिंगली। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। Now move back, sorry, move forward to the next slide, that is position number 6। ठीक है, position number 6 क्या कहता है, एनवर्ब, ठीक है। An adverb of manner can also be written at the beginning of a sentence to catch an attention। कभी कभार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सेंटेंस के अंदर प्लेस करना होता है एडवर्ब ऑफ मैनर को, व्हेन यू हैव डिफरेंट स्टफ इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो कभी कभार आपको एडवर्ब ऑफ मैनर शुरुआत में भी रख सकते हो, ठीक है, जब यू हैव टू कैच एन अटेंशन। कैच एन अटेंशन का मतलब क्या हो गया, जब आपको बहुत बड़ी ऐसी बात करनी है और पूरे होल स्टेटमेंट के लिए आपको क्या बताना है, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना है। ठीक है, जैसे हैस्टिली, हेस्टिली होता है वैसे, सॉरी गलती बोल दी, गलत बोल दिया मैंने जल्दबाजी में। हेस्टिली ही ओपन द डोर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये हो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना कि भई पहले ये पढ़ लो कि भई उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अब आपको तरीका बताना है कैसे खोला। तो आप क्या कर सकते हो? या तो ही हैस्टिली ओपन द डोर भी कर सकते हो, है ना? यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे। ही हेस्टिली ओपन द डोर, ओपन्ड द डोर, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन पाना है या मोर एम्फसिस चाहिए, मोर स्ट्रेस चाहिए, तो आप क्या है, शुरुआत में भी डाल सकते हो एडवर्ब ऑफ मैनर को विद अ कॉमा। कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। टू मेक इट, टू मेक अ सेपरेशन बिटवीन दीज़ टू स्टफ। ठीक है? तो वही हो गया, इसका मतलब जल्दबाजी, उसने जल्द दरवाज़ा खोला है। जल्दबाजी में उसने दरवाज़ा खोला है। तो ये सिंपल सी बात है कि व्हाइल राइटिंग, सो यू कैन प्लेस एन एडवर्ब ऑफ मैनर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विद अ कॉमा। ठीक है? तब बाद में पूरा सेंटेंस लिख दो। उसके बाद है सैडली लारा वोक अप टुडे। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं, पहले ये क्या कह रहा है, लारा जो है उठी, आज उठी, ठीक है? लारा आज उठी, ठीक है? लेकिन कैसे उठी? अब कैसे उठी के लिए एडवर्ब मैनर को प्लेस करना है, तो ईदर व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे भी डाल सकते हो, लारा सैडली वोक अप टुडे, या सेंटेंस सेंटेंस की शुरुआत में डाल दो टू गिव अ मोर एम्फसिस, ठीक है? कि भाई सैडली, दुखी होके लारा आज उठी, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। पोजीशन नंबर 7 देख लेते हैं। पोजीशन नंबर 7 क्या कहता है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज आल्सो यूज्ड टू मॉडिफाई अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, सॉरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है? और किसी एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो ये उसी का एग्जांपल आपके सामने आएगा, और किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है? मैंने आपको सबके एग्जांपल भी दिए थे इन द इंट्रोडक्टरी सेशन, है ना? तो आई होप आपको पता होगा, याद होगा। तो ये वही बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे यू आर एन अनएक्सपेक्टेड, सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, अनएक्सपेक्टेडली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस केस में बहुत ही भारी वर्ड है ना, ठीक है? अब ये है पोजीशन नंबर 7। तो इस केस में एडजेक्टिव पहचानो पहले क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दैट गाय इज इंटेलिजेंट, यानी कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हैज बिकम एन एडजेक्टिव। तो अब तुम्हें इसको भी मॉडिफाई करना है। इंटेलिजेंट को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, या तो इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है? या इसके बारे में और विश्लेषण कर सकते हो, या कह सकते हैं वर्णन कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे?
आपने पहले क्या करा, एक नाउन की क्वालिटी बताई एडजेक्टिव के थ्रू। अब तुम्हें एडजेक्टिव की जो क्वालिटी है उसमें भी मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए एडवर्ब काम आता है। तो यहाँ पे ये वही कर रहा है। इंटेलिजेंट तो है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली है। ये वर्ड में से बोला क्यों नहीं जा रहा है? या तो मेरा माउथ ड्राई है इन द मॉर्निंग, है ना? दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट वर्ड अगेन एंड अगेन। बट हो रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेडली। हाँ, ठीक है, अब सही बोला मैंने। ये क्या कहता है कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। अब वो अगर इसको छुपा दोगे तो हमें केवल ये पता लगेगा कि तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। लेकिन अब तुम्हें इंटेलिजेंट में ही मॉडिफिकेशन करनी है, तो दैट इज व्हाई यू एडेड अ वर्ड टू मॉडिफाई इंटेलिजेंट, है ना? तो आपने क्या डाल दिया है, कौन सा वर्ड ऐड किया है? अनएक्सपेक्टेडली डाल दिया है। अनएक्सपेक्टेडली डाल दिया है ना? तो इसलिए जो है, ये जो वर्ड है एक तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है, और ये जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको? इंटेलिजेंट, व्हिच इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद है जोसेफ वाज अ प्राउडफुली मार्वलस प्लेयर। अब यहाँ पे जोसेफ की विशेषता बताई जा रही है। ये तो हो गया नाउन, ठीक है। जोसेफ एक प्लेयर है। अगर जोसेफ में से तुम इस पूरे स्टेटमेंट से प्राउडफुली भी काट दोगे, मार्वलस भी काट दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? जोसेफ एक प्लेयर है। लेकिन प्लेयर कैसा है, तुमने किससे बताया? मार्वलस से बताया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब तुम बोल रहे हो मार्वलस तो है, लेकिन मार्वलस को भी मॉडिफाई करना है तुम्हें। कैसा है? प्राउडफुली मार्वलस प्लेयर है, यानी कि एवरीबडी हैज अ प्राउड ऑन जोसेफ, ठीक है। तो प्राउडफुली मार्वलस प्लेयर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या अनएक्सपेक्टेडली है, तो ये जो है एज एन एडवर्ब मैनर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे क्या है? प्राउडफुली है, तो ये एज एज एन एडवर्ब मैनर मार्वलस को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तो है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ मैनर इज आल्सो यूज्ड टू मॉडिफाई अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड राइट ओवर हियर, बिकॉज़ इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब सेशन, ठीक है। तो बता देता हूँ, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। अभी दोनों में डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं बताना चाहूँ, बिकॉज़ सेशन कैन बी टू लॉन्ग इफ आई ट्राई टू टेल दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। बट बता देता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सिंपल तरीके से बता देता हूँ अभी, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, इसके लिए एग्जांपल्स मैं अभी नहीं बता सकता, बिकॉज़ अवर सेशन कैन बी टू लॉन्ग, ठीक है। इफ आई टेल यू दिस थिंग राइट नाउ elaboratively in an elaborative manner, है ना? तो दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव टू डू कि भाई अभी के लिए ध्यान रखो कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम आ सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह काम आ सकता है, कैसे आ सकता है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो। तो ये क्या कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, कभी कभार पास्ट पार्टिसिपल को ही मॉडिफाई कर देता है। जैसे हमने देखा था ना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है इस केस में एडवर्ब ऑफ मैनर, तो वही काम है। यहाँ पे ये जो वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली, तो इसने क्या है, ये एक तरह का एडजेक्टिव है, और इसने इस सॉरी ये एक तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा, ठीक है। ऐसे ही जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो पास्ट पार्टिसिपल को भी मॉडिफाई कर देता है। जैसे मैक्स इज अ ट्रेमेंडसली वर्स्ट ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत से देखते हैं, इस वर्ड को गायब कर दो, अभी इस वर्ड को गायब कर दो। मैक्स इज अ ड्राइवर, ठीक है। तक ये पता था मैक्स ड्राइवर है, ठीक है, मैक्स एक ड्राइवर है, लेकिन ड्यू टू द एडिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमें पता लगा कि वो ड्राइवर तो है, लेकिन कैसा है? वर्ड्स है, एक्सपीरियंस है। अब जो एक्सपीरियंस है वो भी कैसा है? ट्रेमेंडसली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में है, वो आपकी थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यही बताना था कि एडवर्ब ऑफ मैनर पास्ट पार्टिसिपल को भी मॉडिफाई करता है। द टीचर वाज स्किलफुली एक्सपीरियंस्ड इन इंग्लिश। अच्छा, एक्सपीरियंस का मतलब, ये एक्सपीरियंस भी क्या होता है? एक तरीके से पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हें दिख ही रही है। ये बोलना चाहता है जो टीचर है वो स्किलफुली, यानी एक्सपीरियंस तो है, लेकिन स्किलफुली एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हिच इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज मॉडिफाइंग टीचर, दैट इज अ नाउन, और दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर व्हिच इज मॉडिफाइंग एक्सपीरियंस व्हिच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज प्रेजेंट। वही दोबारा बात आ गई ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। अगर वो सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे इज, एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब का काम आ सकता है, इज को यूज कर सकते हो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो तुम क्या करो, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस करना है तो इसके बाद कर दो, या जो मेन वर्ब होगी उससे पहले कर दो, ठीक है। जैसे कॉलीग्स हैव पेशेंटली कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स। कॉलीग्स का मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उन्होंने बड़े धैर्य से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब यहाँ पे पहली वर्ब देखो, ये है हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है? हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब भी होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हो गई ये मेन वर्ब, ठीक है? ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है? अब ये क्या कहता है कि भई और अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, तो तुम क्या करोगे? ये वही लिख रखा है, एडवर्ब मैनर को प्लेस कर दो हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है? यहाँ पे एक ही चॉइस है, यानी कि इसके बाद होगी तो इसके पहले होगी तो वही है, सेम एक ही पोजीशन है। तो यहाँ पे प्लेस कर दो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है? तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन यू हैव अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिट एडवर्ब ऑफ मैनर इन बिटवीन बोथ द वर्ब्स, ठीक है? ही डिड नॉट ऑनेस्टली प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स, ठीक है? ये क्या बोल रहा है कि भाई उसने जो है अपने एग्जाम्स के लिए ईमानदारी से पढ़ाई या तैयारी नहीं की। तो अब इस केस में ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, दोनों के बीच में डाल दिया एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक विद दिस ऑल द पोजीशंस आर कंप्लीटेड एंड अब बच रहा है एडजेक्टिव्स एक्टिंग एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम करते हैं। मैंने अब तक आपको बताया था कि एडजेक्टिव का काम एक ही होता है। क्या क्या काम करना है? एडजेक्टिव का क्या काम करना होता है? किसी नाउन को मॉडिफाई करना, किसी नाउन की विशेषता बताना, किसी नाउन की को ग्रेड करना या डिग्रेड करना, ठीक है? एडजेक्टिव का काम केवल नाउन तक ही सीमित रहता है, लेकिन कुछ-कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसमें एडजेक्टिव्स एज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर जाते हैं। वही बताना हूँ, जैसे वो कब करते हैं? कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती है। लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है? केवल लिंक करना और कुछ नहीं, जिनको हम स्टैटिक वर्ब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? अभी क्या कह रहा है? देयर आर सम लिंकिंग वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स व्हिच आर नॉट मॉडिफाइड यूजिंग एडवर्ब्स, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय, ठीक है? तो यहाँ पे आई को व्हिच इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है? एम व्हिच इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसको कौन लिंक कर रहा है? इसको एम लिंक कर रहा है, व्हिच इज़ अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है? तो अभी के लिए यही ध्यान रखो, इन एन इलैबोरेटिव मैनर आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग इन वर्ब सेशन, लेकिन अगर अभी बताऊँगा तो सेशन कैन बी टू लॉन्ग एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये क्या कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब होगी या स्टैटिक वर्ब होगी, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो डायनामिक नहीं होती है, व्हिच डज़न्ट शो एक्शन, ठीक है? तो उस केस में जो मतलब जो भी वर्ड आता है मॉडिफिकेशन के लिए वो एडवर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है? एडवर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? यही ये बता रहा है कि मतलब जैसे कि तुम्हें बताया कि अगर मैं बोलता हूँ आई स्पीक लाउडली, ठीक है? आई स्पीक लाउडली, आई स्पीक लाउडली। अब इस केस में आई स्पीक लाउडली, लाउडली क्या है? एक तरह का एडवर्ब है, ठीक है? लाउडली क्या एक तरह का एडवर्ब है। यहाँ पे एडवर्ब क्यों आया? बिकॉज़ स्पीक के कारण। स्पीक क्या एक तरह का वर्ब है व्हिच इज़ अ डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब का मतलब जो वर्ब एक्शन शो करती है वो डायनामिक वर्ब होती है और उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लाउडली किस लिए आया? स्पीक के लिए आया, क्योंकि वो बता रहा है कि भाई मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है? तो स्पीक क्या है? एक तरह का डायनामिक वर्ब है, तो जो डायनामिक वर्ब होती है वो केवल मॉडिफाई होती है एडवर्ब से। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है लाइक एम, इज़, आर, वो केवल मॉडिफाई होगी एडजेक्टिव से। तो ये यही बोल रहा है। लिंकिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं। टू बी वर्ब्स भी बोला जाता है, इनको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी बोला जाता है। अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, बस ये सारे एग्जांपल याद रखो। एम, इज़ बीइंग, are being, was being, were, has been, have been, will have been, had been, might have been। अगर सेंटेंस के अंदर तुम्हें ये सारी वर्ब्स मिलती हैं, विच आर लिंकिंग वर्ब्स और टू बी वर्ब्स और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू प्लेस एडजेक्टिव टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इन अ स्टेटमेंट, ठीक है? एडवर्ब नहीं आएँगे वहाँ पे। जैसे एग्जांपल, पॉल हैज़ बीन इनोसेंटली सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ये वर्ब है और तुम्हें पता है कि वर्ब को केवल कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब। क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है केवल नाउन को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। फिर भी ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि वी आल्सो नो वन कांसेप्ट कि भई अगर वर्ब लिंकिंग वर्ब होगी या स्टैटिक वर्ब होगी लाइक हैज़ बीन, तो उस केस में एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनोसेंटली, ठीक है? व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू ऐड इनोसेंटली व्हिच इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है? तो पॉल हैज़ बीन इनोसेंट सिंस चाइल्डहुड। पॉल बचपन से इनोसेंट रहा है, निर्दोष रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पे हैज़ बीन वर्ब है, मुझे पता है, हमें पता है हैज़ बीन वर्ब है और वर्ब को केवल एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़ बीन एक तरह की लिंकिंग वर्ब है, सो दैट इज़ व्हाई लिंकिंग वर्ब को केवल एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, सो दैट इज़ व्हाई ये एडजेक्टिव यहाँ पे आना ज़रूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ी जान लगा के बताया अब की बार मैंने। ठीक है, वैसे तो हमेशा ही जान लगाता हूँ, बट
आई जस्ट वांट दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिकम। बिकम भी एक ऐसी तरह की वर्ब है जो केवल लिंक करने के काम आती है। जैसे आई हैव बिकम अ टीचर, तो इस केस में हैव बिकम क्या हो गया, एक तरह का लिंकिंग वर्ब है। वो केवल वो कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ये प्रोसेस नहीं दिखा रहा है कि भाई मैं कैसे बना हूँ एक टीचर, वो ये बस ये बता रहा है कि भाई मैं बन गया हूँ। तो वहां पे बिकम क्या हो गया, बिकम की जितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी वो सारी लिंकिंग वर्ब का काम आएगा, और स्टैटिक वर्ब्स ही बोल सकते हो। ठीक है, बिकम का ये सारे आपके सामने हैं। एग्जाम्पल, यू हैव बिकम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होगा कि तुम जो है खड़े खड़े थक गए हो। तो अब इस केस में बिकम यहाँ पे क्या है, बिकम यहाँ पे स्टैटिक वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आया, टायर्ड आया। ठीक है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, है ना, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो क्या होता है, एक तरह का एडजेक्टिव होता है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे टायर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे टायर्ड आना जरूरी है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिकम विच इज अ स्टैटिक वर्ब। यहाँ पे एडवर्ब आ ही नहीं सकता है। चलिए एक एग्जांपल बहुत है, ठीक है, और ये आते हैं एग्जाम में, ये मत सोचना नहीं आते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, सब जगह आते हैं ये। ठीक है, जो भी मैं करा रहा हूँ वो एक अच्छे एक्सपीरियंस से करा रहा हूँ। सो डू नॉट हैव अ डाउट ऑन मी और ऑन माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। फॉर्म्स ऑफ सीम। सीम का मतलब क्या होता है, लगना, है ना, मतलब चोट लगना नहीं वाला, मतलब लगना मतलब एक तरीके से होता है ना, मुझे लग रहा है कि भाई आज बारिश होगी, वो वाला लगना। तो इस केस में सीम की जितनी वर्ब्स होती हैं वो सारी स्टैटिक वर्ब्स होती है। ठीक है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है आज बारिश होने वाली है, तो उसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, बस वो क्या है, एक तरह का सोच रहा हूँ। तो सोचना एक तरह का एक्शन वर्ब नहीं है, वो एक तरह का स्टैटिक वर्ब है। तो इसलिए सीम के साथ भी क्या करोगे तुम, एडजेक्टिव का यूज करोगे। इट सीम्स नल का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे लगता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं बचा है, ठीक है, सब कुछ खाली है। तो यहाँ पे सीम भी एक तरह की वर्ब है जिसके बाद तुम एडजेक्टिव का यूज करोगे, ठीक है, एडवर्ब का नहीं। एंड आई थिंक विद दिस सेशन इज कंप्लीटेड। नहीं, अब क्या रहता है, अब एक कंसेप्ट और है, एक्सेप्शन और है कि भाई देयर आर सम कॉमन वर्ब्स। कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जिसको कॉपीलर वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, कॉपीलर वर्ब्स मतलब बस ऐसे ही बता दिया, इसको रटने की जरूरत नहीं, दे आर नॉट गोना बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो दैट कैन एग्जिस्ट और कैन बी यूज्ड ईदर एज एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। मतलब कि कुछ वर्ब्स होती है ये वाली जिनको तुम लिंकिंग वर्ब्स, केवल जोड़ने वाली होती है ना, स्टैटिक वर्ब जोड़ने वाली, ठीक है, की तरह भी लगा काम करवा सकते हो, यूज कर सकते हो। और एक्शन वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब जिसे बोलते हैं। एक्शन वर्ब मतलब जिसमें एक्शन होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम रनिंग, तो इसमें एक्शन है। ठीक है, तो ये सारी वो वर्ब्स हैं, ठीक है, ये कॉमन वर्ब्स भी होती है, पॉपुलर वर्ब्स बोला जाता है। ये कॉमन वर्ब्स हैं जो दोनों की तरह काम कर जाती हैं। ठीक है, दोनों की तरह काम कर जाती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हम्म, कोई भी एग्जांपल है, मैं सिंपल सा लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे लाइक है, ठीक है, नहीं, लाइक से भी कोई एग्जांपल सही नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, मैंने आगे एग्जांपल लिए ना, ठीक है, तो उसी से देखेंगे, बिकॉज टाइम इज गेटिंग टू मच। सो हमें जो है जल्दी से करना है। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि भाई ये सारी वो वर्ब्स है जो लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि जो वर्ब्स स्थिर होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, वैसे भी काम आ जाएगी। और जो वो वर्ब्स की तरह भी काम आ जाएगी जो एक्शन होता है, जिसमें एक्शन होता है। ठीक है, डायनेमिक जो एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ अभी इमीडिएटली, बिकॉज अगर मैं खुद बनाऊंगा सो इट वुड टेक सम टाइम, सो दैट इज व्हाई आई डिडंट वांना take more time. ठीक है, so examples are mentioned in front of you, so it will be easy peasy for me to tell you. तो अब ये क्या कहता है कि the verb of these the above, हाँ, देखो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ये जो लिखा हुआ है सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, इसमें क्या किया हुआ है मैंने, जो वर्ब्स आपको बताइए, ठीक है, जैसे ये वर्ब्स है लुक, ठीक है, लुक भी इसी में से है, लुक भी इसी में से है। तो लुक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद तुम क्या करोगे, जैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इफ द अबव ऑफ दीज वर्ब्स एक्ट एज डायनामिक। अगर वो जो वर्ब्स है जितनी भी मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में दिखाई हैं, अगर वो डायनामिक वर्ब की तरह काम करती है, यानी कि कोई एक्शन शो करती है, तो उसमें वो एडवर्ब से मॉडिफाई होगी, एडवर्ब से मॉडिफाई होगी। और अगर वो स्टैटिक वर्ब शो करती है तो एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई होगी। जैसे ही मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि लिंकिंग वर्ब्स केवल एडजेक्टिव से मॉडिफाई होती है और एक्शन वर्ब्स केवल एडवर्ब से मॉडिफाई होती है। तो यही इन्हीं वर्ब्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये एक्ट तो दोनों तरीके से करेगी, डायनामिक और एक्शन वर्ब्स दोनों की तरह एक्ट करेगी, काम करेगी, लेकिन उनको मॉडिफाई करने का तरीका अलग है। अगर एक्शन शो कर दी है तो एडवर्ब से मॉडिफाई करा दो, और अगर एक्शन शो नहीं करनी है, दे आर स्टैटिक, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गेट देम मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से मॉडिफाई मॉडिफाई करा दो। जैसे बेला लुक्स मोर ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली टुडे। अब इस केस में ब्यूटीफुल सही है, ब्यूटीफुली सही नहीं है। व्हाई, बिकॉज़ बेला लुक्स
ठीक है? बेला क्या लग रही है? सुंदर लग रही है। तो अब सुंदर लगने में कोई एक्शन हो रहा है? सुंदर लगने में कोई एक्शन हो रहा है तो बताओ? ठीक है? अब अगर सुंदर लगने में एक्शन नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो स्टैटिक वर्ब का काम करेगा और स्टैटिक वर्ब केवल एडजेक्टिव से मॉडिफाई होता है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इट इज़ गेटिंग मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव ओनली। ये एडवर्ब है, ये क्या एडवर्ब है? तो एडवर्ब से मॉडिफाई नहीं होगा। तो लगना, अच्छा लगना एक तरीके से स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है अच्छे लगने में, ठीक है? तो उस केस में एडजेक्टिव से मॉडिफाई कराओ, एडवर्ब से नहीं। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वही है, लुक का ही है। बेला इज़ लुकिंग मोर ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली टुडे, वही है, वही एग्जांपल है, ठीक है? बस टेंस चेंज कर दिया है कि भई बेला जो आज बहुत अच्छी लग रही है, तो अच्छी लगने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो केवल एडजेक्टिव से मॉडिफाई कराओ। डैनियल अपीयर्स पेल, डैनियल पीला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ठीक है? तो कहते हैं ना कभी-कभार तुम पीले दिख रहे हो ड्यू टू सम डिजीज़ लाइक जॉन्डिस, तो उस केस में पीला दिखना कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है, कोई स्टैटिकनेस है, तो उस केस में क्या करो, पेल, पेल क्या एक तरह का एडजेक्टिव है, पेल से मॉडिफाई करा दो। तो ये जो अपीयर है ना, व्हिच इज़ अ स्टैटिक वर्ब, इट इज़ गेटिंग मॉडिफाइड बाय पेल व्हिच इज़ एन एडजेक्टिव। यही बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ये वाला एग्जांपल देखो, डैनियल इज़ फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंट अपीयरिंग इन कॉलेज। इस केस में फ्रीक्वेंटली आया। यहाँ पे भी अपीयर है, यहाँ पे भी अपीयर है। और मैं ये बता रहा था, ये सारी जो वर्ब्स हैं, ये दोनों की तरह काम कर सकती है। डायनामिक की तरह भी और स्टैटिक की तरह भी। इस केस में स्टैटिक की तरह काम कर रही है, ठीक है? वो अच्छा, वो पीला लग रहा है। पीला लगना कोई एक्शन नहीं है, स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब इस केस में अपीयरिंग है, यहाँ पे भी अपीयरिंग है, यहाँ पे भी अपीयरिंग, है ना? दोनों सेम वर्ब है, लेकिन इस केस में स्टैटिक है, यहाँ पे डायनामिक है। कैसे? कि भई वो डैनियल जो है, बार-बार क्या होता है, कॉलेज आ रहा है। तो कॉलेज आना एक तरह का एक्शन है। कॉलेज आना एक तरह का एक्शन है। सो दैट इज़ व्हाई नाउ अपीयरिंग इज़ गेटिंग मॉडिफाइड बाय एडवर्ब। एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है, एडजेक्टिव से नहीं हो रहा है। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब सेम है, अपीयर। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये स्टैटिक का काम कर रही है, स्टैटिक वर्ब की तरह। इसमें ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है? तो इसलिए अगर स्टैटिक वर्ब का काम करेगी, तो एडजेक्टिव से मॉडिफाई होगा और अगर डायनामिक वर्ब से काम करेगी, डायनामिक वर्ब की तरह काम करेगी, तो एडवर्ब से मॉडिफाई होगा, ना कि एडजेक्टिव से। हैरी साउंड्स स्ट्रेंज या स्ट्रेंजली, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि हैरी साउंड्स, अच्छा यहाँ पे साउंड का मतलब ये नहीं है कि वो साउंड निकाल रहा है। साउंड का मतलब भी एक तरीके से होता है लगना, है ना? कि भई हैरी थोड़ा अजीबो-गरीब लग रहा है आज, ठीक है? तो अजीबो-गरीब लग रहा है या दिख रहा है, तो उस केस में लगना या दिखना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, ठीक है? एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है ये। स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, स्ट्रेंजली एडवर्ब है, ठीक है? हैरी इज़, इसका डिफरेंट सेंटेंस बना दिया। हैरी इज़ मिस्चीवस या हैरी इज़ मिस्चीवसली एक्टिंग। अब इस केस में देखो, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी हैरी, यहाँ पे भी हैरी। यहाँ पे क्या लिया एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव सही है, यहाँ पे एडवर्ब सही है, एडजेक्टिव गलत हो गया। क्योंकि मिस्चीवस का मतलब क्या हो गया? मिस्चीवस का मतलब हो गया शैतान तरीके से, ठीक है? तो अब यहाँ से मिस्चीवस का मतलब हो गया शैतान, ठीक है? तो यहाँ पे एक्टिंग की बात है। यहाँ पे किसकी बात है? एक्टिंग की। यहाँ क्या था? लगना, कि भई वो अजीबो-गरीब लग रहा है। वो स्ट्रेंज लग रहा है। तो यहाँ पे लगना क्या हो गया? वो हो गई लगना क्या हो गया? एक तरीके से स्टैटिक वर्ब हो गया। लेकिन इस केस में एक्टिंग की बात है और एक्टिंग तुम्हें पता ही है डायनामिक होता है, एक तरह का एक्शन होता है। तो इस केस में ये एडवर्ब से मॉडिफाई हुआ है। ठीक है? और लास्ट वाला ही बिहेव्स बैड या बैडली, वैसे दोनों से ये डिपेंड करता है तुम कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर वो बिहेविंग करने में कोई एक्शन का यूज़ है तो बैडली आएगा, ठीक है? व्हिच इज़ एन एडवर्ब, ठीक है? और अगर बिहेव करने में वैसे मुझे लग रहा है कि हमेशा ही क्या आता है? एक्शन होता है ना? व्हेन यू आर बिहेविंग सो यू आर शोइंग योर एक्शन, एक्शन करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे बिहेव कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? ये जो वर्ब है, ये जो बिहेव वर्ब है, ये केवल और केवल एडवर्ब से ही मॉडिफाई होगी। बैड क्या है? आई एम बैड एडजेक्टिव है, लेकिन बैडली आएगा व्हाई? बिकॉज़ बिहेविंग में आपका कोई एक्शन शो हो रहा है और अगर एक्शन शो हो रहा है तो केवल एडवर्ब से ही मॉडिफिकेशन होगी। तो लास्टली आई विल बी टेलिंग यू कॉन्क्लूसिवली कि भई व्हाट यू हैव टू डू, कि भाई अगर कोई वर्ड है, मगर स्टेटमेंट है, अगर वो वर्ड यानी कि जो वर्ब है वो एक्शन शो कर रही है तो एडवर्ब से मॉडिफाई करा दो। अगर वो एक्शन शो नहीं कर रही है, स्टैटिक है, तो एडजेक्टिव से मॉडिफाई करा दो। ठीक है? और ये सर सब कॉमन है। ये सब कॉमन वर्ब्स है, प्लीज़ इसको देख लेना एक बार। दे कैन बी रिपीटेड इन एसएससी एग्जामिनेशन और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आएगी। एंड आई थिंक फाइनली कंप्लीट हो गया अपना आज का सेशन। लंबा हो जाएगा, मुझे इतना लग नहीं रहा था कि लंबा हो जाएगा, बट इट बिकेम लॉन्ग। बिकॉज़ मुझे लगा था बस पोज़ीशन कराऊँगा, उसके बाद कुछ कांसेप्ट कराऊँगा, उसके बाद इट वुड हैव बीन कंप्लीटेड बट इट इट डिड नॉट हैपन सो। तो अब क्या करना है? अब हमें मिलना है इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अदर काइंड ऑफ एडवर्ब व्हिच इज़
एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीटली आज और कल के सेशन में कंप्लीटली हमने क्या कर लिया, वी कंप्लीटेड एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ रूल्स एग्जांपल्स भी देख लिए हैं और उसकी पोजीशन भी कर ली है ना पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी हैव टू कंटिन्यू द काइंड ऑफ एन एडवर्ब दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैव फन, ठीक है, मजे करो लाइफ में। बाय बाय, टेक केयर।